ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। इसमें आपको आज अवस्थितियों को अधिक मात्रा में देखना है, लिखना थोड़ा कम मात्रा में। नहीं मिला है, नहीं मिला है, क्लास नहीं मिली, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल आपके पास अपलोडेड है। ओके, सारे बच्चे लिख रहे हैं, एक बार चेक करिए, जस्ट वेट, थोड़ा रुके, कोई बात नहीं, चेक करके हमको टीम इन्फॉर्म कर देगी तो उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। बट शुरू करते हैं अपनी बातों को नॉर्थ अमेरिका से। दिस वन कल ही मैंने इसके बारे में लिखाया था कि ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम अब नॉर्दर्न नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में हैं। कि किसका हिस्सा हो गया? अब अंगारा लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बेटा? ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपलोडेड है। एक बार दिखाइए मुझे क्या है, कैसे, कहाँ पे आप देखते हो? जस्ट वेट, विश्व मानचित्र 08, विश्व मानचित्र 08 रिशेड्यूल्ड करके जो की गई है क्लास है, वो अपलोडेड है। आप लोग हैं 2 घंटे 35 मिनट की क्लास अपलोडेड है पूरी। आप देखिए, आपने क्लास देखी नहीं तो कैसे पता चलेगा? हाँ, वही ना कि कल वाली क्लास जो ऑनलाइन आप कर रहे थे उसको डिलीट करके 2 घंटे 35 मिनट की पूरी पूरी क्लास आपको डाल दी गई है, अवेलेबल करा दी गई है क्लास। आपने ओपन ही नहीं किया, देखा ही नहीं, है ना? पकड़िए आशीष, पकड़िए, गुड। बच्चे कुछ तो लिख भी रहे हैं, नहीं नहीं सर मिल गई है सर, ये सर मिल गई। अच्छा, कुछ बच्चे लिखने भी लगे, ये सर मिल गई, इसको कंप्लीट करिएगा। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, कोई भी मैप दिखता कैसे है, यह इस बात पर निर्भर करती है यह बात कि उसे किस प्रक्षेप पर, प्रोजेक्शन के किस प्रारूप पर बनाया गया है। प्रोजेक्शन के किस प्रारूप पर बनाया गया है। सामान्य तौर से कल ही मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर जो पनामा कंट्री है या पनामा कैनाल है, तो पनामा कैनाल से लेकर यहाँ पर एक जलसंधि है जिसका नाम है बेरिंग। कौन सी जलसंधि है? बेरिंग जलसंधि है। बेरिंग जलसंधि तक अवस्थिति है नॉर्थ अमेरिका के। कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा कहलाएगा बेटा, उत्तर अमेरिका का हिस्सा कहलाएगा। और यह भी हमने इस पर आपसे बात की थी कि यहाँ पर ये जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, यह भी उत्तर अमेरिका का ही अंग कहलाता है, नॉर्थ अमेरिका का ही अंग कहलाएगा। तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपको यह बता दूं, इस समय तो वैसे भी रोज आए दिन चर्चा में रहता है। जिस दिन से हमारे ट्रंप बाबू आए हैं उस दिन से कुछ ना कुछ कारण से आप इसे देखते ही रहते हैं, इसे सुनते ही रहते हैं, इसके बारे में जानते ही रहते हैं। अमेरिका, यूएसए के बारे में जानते रहते हैं। तो अगर नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत इस भौगोलिक प्रदेश में कौन कौन सी अवस्थितियां आती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ अमेरिका में आपको कनाडा तो मिल ही जाएगा, कनाडा मिल जाएगा। कनाडा के बाद यूएसए मिल जाएगा। कनाडा और यूएसए के साथ साथ अगर आप मेसो अमेरिका को जोड़ते हो, मेसो अमेरिका को जोड़ते हो, तो इनको जोड़ दोगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। अब आप कहोगे सर ये मेसो अमेरिका में क्या है, तो मेसो अमेरिका के अंतर्गत 2 अवस्थितियां सम्मिलित हैं। एक मैक्सिको नामक कंट्री, आपको सब दिखाऊंगा बेटा, एक मैक्सिको नामक कंट्री है और एक सेंट्रल अमेरिका है। ये कौन है? सेंट्रल अमेरिका है। तो सेंट्रल अमेरिका प्लस मैक्सिको को मिला दिया जाए तो ये मेसो अमेरिका कहलाता है। तो ये सब मिलकर के क्या हो जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका है। कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से ये नॉर्थ अमेरिका कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बोलना चाहूंगा इस अवस्थिति में बेहद महत्वपूर्ण कुछ चीजें देखनी है। महत्वपूर्ण तो खैर हर जगह है, जब जहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है वही लगने लगता है कि अरे अरे तो बड़ा महत्वपूर्ण था। जब तक प्रश्न नहीं पूछा जाता तब तक लगता है हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है तो अपने आप में महत्वपूर्ण लगने लगता है, महत्वपूर्ण लगने लगेगा। इसकी अवस्थिति को आप कुछ इस रूप में पॉलिटिकली देख सकते हैं, पॉलिटिकली देख सकते हैं कि यहाँ कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट है, ये मैक्सिको है, यहाँ पर ये सेंट्रल, ये लिखा भी है देखो, ये सेंट्रल अमेरिका, और ये इधर तो कैरेबियन आइलैंड्स तो है ही बेटा, ये आइलैंड्स हैं, कैरेबियन आइलैंड्स, तो ये हो गए सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका हो गए। आप सबको एकदम अलग से आप इन मैप्स में देख सकते हो, कहीं किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से बताना चाहूंगा कि इस भौगोलिक प्रदेश में मानचित्रण ज्यादा महत्वपूर्ण है अवस्थितियों की तुलना में, लिखने की तुलना में। क्यों? आपको फिर बता दूं, कौन सी अवस्थिति कम महत्वपूर्ण हो जाएगी, ये घटनाओं पर निर्भर करते हैं। अब जैसे कल आपने नोटिस किया, आपकी जानकारी में आई भी होगी बात कि कल दक्षिण पूर्व एशिया में से जो हिंद चीन प्रायद्वीप का हिस्सा है, इंडो चाइना पेनिनसुला का हिस्सा है, उसमें से म्यांमार और थाईलैंड कल एक भूगर्भिक आपदा से अत्यधिक दुष्प्रभावित हुई है। अब म्यांमार में, ध्यान से सुनते सुनते जाना, अब म्यांमार में मांडले के समीप जो अवस्थित भूगर्भिक फॉल्ट था वो सक्रिय हो गया। हालांकि उसकी सक्रियता वैसे भी समय समय पर रही है। अब उस फॉल्ट की सक्रियता की वजह से वह भौगोलिक प्रदेश आपके मानचित्रण के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो गया, वह भौगोलिक प्रदेश आपके इंफॉर्मेशन और करंट के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो गया।
तो कई बार अवस्थितियां तो वो महत्वपूर्ण होती हैं जिनके विषय में कुछ चर्चा चल रही होती है दोस्तों। तो ये आपको देखना है, ये सारी चीजें समझनी है। तो कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड्स हैं। इनमें से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे उत्तर अमेरिका को भूभौतिक दृष्टि से बांटा जाए तो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसका भूभौतिक वर्गीकरण कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। बट उस कॉम्प्लेक्सिटी को भी सरल और सहज करते हुए आप किस प्रकार से इसे विभाजित करेंगे, चलो छोटी छोटी बातें लिखेंगे फिर मैपिंग करेंगे, छोटी छोटी बातें लिखेंगे फिर मैपिंग करेंगे। तो आप हेडिंग देंगे सभी नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, और फिर लिखना शुरू करेंगे बेटा। तो उत्तर अमेरिका लिखिए और फिर हेडिंग दीजिए, फिर लिखिए, लिखें भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप। भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विविध प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, विविध प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के साथ साथ मानव आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, मानव आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास में उन्नत होने के कारण, प्रौद्योगिकी विकास में उन्नत होने के कारण दुनिया में अपनी खासी महत्ता रखता है। दुनिया में अपनी खास, लिख दो खासी, कुछ भी, अपनी खास महत्ता रखता है, खास महत्ता रखता है, पूर्ण विराम लगाएं। भौगोलिक दृष्टि से यह भूखंड, भौगोलिक दृष्टि से यह भूखंड लॉरेंशिया या अंगारा लैंड का पश्चिमी हिस्सा है, अंगारा लैंड का पश्चिमी हिस्सा है, जो कि आज से लगभग 67 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से लगभग 67 मिलियन वर्ष पूर्व वर्तमान अवस्थिति को प्राप्त किया, वर्तमान अवस्थिति को प्राप्त किया। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्रीनलैंड एवं मध्य अमेरिकी स्थल संधि, मध्य अमेरिकी स्थल संधि में अवस्थित देशों की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। पूर्ण विराम। अध्ययन की दृष्टि से इस महाद्वीप को हम निम्नलिखित भूभौतिक विभागों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर वन पश्चिमी कॉर्डिलेरा, इस पर बांटेंगे सब चीजें एक एक करके। ये जो देखा ना आपने, तो इसमें से नंबर 1 हम किसमें बांटेंगे? फर्स्ट पश्चिमी कॉर्डिलेरा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जिसको कहते हैं। क्या है भाई? पश्चिमी कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा का मतलब क्या है? पर्वत समूह। तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा है ना, क्योंकि यहां पर रॉकी पर्वत इसमें महत्वपूर्ण है, तो रॉकी कॉर्डिलेरा भी कह देते हैं। नंबर 2 मध्यवर्ती मैदान। नंबर 3 पूर्वी उच्च भूमि एवं तटीय मैदान। पूर्वी उच्च भूमि एवं तटीय मैदान। तो नंबर 4 कनाडियन शील्ड। इतने भागों में बांटेंगे, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, मध्यवर्ती मैदान, पूर्वी उच्च भूमि एवं तटीय मैदान। तो लास्ट बोलेंगे दोस्तों कैनाडियन शील्ड। हो गया, बट गए इतने भाग, बन गए बेटा। ओके, अब जब इतने भाग बन गए तो थोड़ी सी बातें और समझा दूं आपको। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पूरे के पूरे महाद्वीप को एक साथ दिखाएं फिर एक साथ लिखाएं। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स को हम उठाएंगे, उसका मानचित्रण कराएंगे और आफ्टर दैट आपको उसके बारे में लिखाएंगे। जैसे आप यहां पर बोर्ड की ओर नजर डालो,
बोर्ड की ओर नजर डालोगे तो ये वाला जो पूरा भौगोलिक प्रदेश है, मैं अब यहाँ से मानचित्रण करा रहा हूँ बोर्ड में, नॉर्थ अमेरिका। एटलस आज मेरे पास है नहीं, कुछ भी नहीं है बेटा आज मेरे पास, क्योंकि आज अचानक वहां फिर से इंटरनेट का फ्लक्चुएशन हो रहा था उस स्टूडियो में, तो आज अचानक मेरा स्टूडियो चेंज हुआ और भागकर मैं यहाँ पहुंचा है ना, स्टूडियो चेंज हुआ, तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, तो आप लोग अपने को स्वयं अपने से स्वयं एटलस पर आपको मानचित्रण करना पड़ेगा। ओके, बस मैं बोर्ड पर काम करूंगा और आप अपने एटलस पर काम करेंगे, एकदम फोकस्ड रहिएगा बेटा। कुछ अवस्थिति नहीं भी मिले तो बाद में आराम से देख लीजिएगा, पक्का मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। पर आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि हर बात जो बता रहा हूं उसे जरूर सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आकांक्षा यहाँ से वॉइस फुल है बेटा, कई बार इन लोगों ने चेक कर लिया, एकदम वॉइस जबरदस्त है यहाँ से। हमने तो कहा कि सुना कर दिखाइए, तो एकदम शोर मच गया, इतना वॉइस है स्टूडियो में। ओके बेटा, तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, उस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा को देखना है तो आपको सबसे पहले बताऊं कि यहां पर आप इस भाग में फोकस्ड रहेंगे। इस भाग में आपको एकदम पहले दिखा देता हूं, इस भाग में, इसके इस पश्चिमी हिस्से में फोकस रहेंगे। सपोज आप ये मान के चलो कि ये लाइन बना दिया मैंने, इसके पश्चिम के भाग में, वेस्टर्न पार्ट देखना है ना, इसके पश्चिम के भाग में आप फोकस्ड रहेंगे, इस हिस्से में फोकस होइए, इस हिस्से में। आपको और तरीका जानना है तो आप जब उत्तर अमेरिका के फिजिकल मानचित्र में आएंगे, उस फिजिकल मानचित्र में बेटा यहां पर एक नदी है जिसका नाम है मैकेंजी। ये मैकेंजी पर्वत भी आप देख सकते हैं और मैकेंजी नदी भी देख सकते हैं। देखिए ये दिस वन, ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है, दिस वन, ये नदी का नाम है मैकेंजी। तो मैकेंजी नदी घाटी ऐसा समझो कि इस पश्चिमी उच्च भूमि की सीमा है मोटे मोटे तौर पर। इसलिए भी इस नदी को देखना है क्योंकि यह कनाडा की सबसे लंबी नदियों में से एक है, सबसे लंबी नहीं बट कनाडा की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और भी आपको अगर मैं कहूं तो ये जो टैगा रीजन है, उस टैगा रीजन की सबसे लंबी नदियों में से एक है। मैकेंजी नदी को देख सकते हो, ये मैकेंजी पर्वत है, इसकी अवस्थिति बेटा कहां पर है मैकेंजी पर्वत की? कनाडा के अंतर्गत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी यहां पर माउंट लोगान अवस्थित है। ये माउंट लोगान बेसिकली कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगान। ये तो बहुत इत्मीनान से मैपिंग करेंगे, गड़बड़ मत करिएगा बेटा। इधर मानचित्र में बहुत सारी अवस्थितियां आएंगी, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो आपने मैकेंजी नदी भी देखा और मैकेंजी पर्वत भी देखा, माउंट लोगान भी देखा। ये वाला हिस्सा जब आप देख रहे हो बेटा, दिस वन, ये वाला हिस्सा, इसको आपको मैं चलो अलग कर देता हूं काट कर, दिस वन, ये वाला जब हिस्सा, इसके पश्चिम का जो हिस्सा देख रहे हो, ये है अलास्का। ये है दोस्तों, ये तो यहां बेरिंग जल संधि लिखा है, ये है अलास्का। ये इस समय पर यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट का 49th मतलब 49वां प्रांत है। 1959 में इसे 49वें प्रांत का दर्जा दिया गया। बेसिकली 1867 में, 1867 में, ये 1867 से पहले यह भौगोलिक खंड उत्तर अमेरिका का महाद्वीपीय दृष्टिकोण से तो था, पर राजनीतिक दृष्टिकोण से यह रूस का भाग हुआ करता था, रशिया का पार्ट हुआ करता था। यूएसएसआर में से भी रूस में जो जार शासक हुआ करते थे उनका यह अंग हुआ करता था। अलास्कन परचेज के नाम से इसे जाना जाता है। रूस इसे इसलिए दे दिया अमेरिका को कि क्या करेगा इतना दूर जाकर, क्या करेगा बेरिंग जल संधि पार करके। ध्यान रखना यहां पर ये जो भौगोलिक अवस्थितियां दिख रही है रूस की, रूस एकदम इसके पास में है, रूस का ये चक्ची लैंड का क्षेत्र है। चक्ची लैंड को पार करेंगे तो यहां पर चक्ची लैंड को पार करते ही बेरिंग सागर आ जाता है, बेरिंग जल संधि आ जाती है, और बेरिंग जल संधि के बाद अलास्का है। अलास्का है। ठंडियों में तो लगभग फ्रोजन होकर दोनों जुड़ से जाते हैं, एकदम फ्रोजन होकर जुड़ से जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर नोटिस करना, ये अलास्का जिसे मैंने कहा कि ये यूएसए का 49वां प्रांत है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा का ही अंग है, जिसके उत्तर में यहां पर आप एटलस में आइए सभी देखिए, ब्रुक्स रेंज होगी, दक्षिण में ये अलास्का रेंज होगी। उत्तर में ब्रुक्स रेंज और दक्षिण में अलास्का रेंज, ट्रेस करिए, बहुत आराम से बता रहे हैं। सहदेव चौहान, तुमको बेटा अलास्का नहीं मिला तो पढ़ाई छोड़ो बेटा। अगर पॉलिटिकल मैप में तुमको अलास्का नहीं मिला, देखो जब भी कभी कोई प्रांत बोले, जब भी कोई नगर बोले तो पॉलिटिकल मैप में देखो, और जब कोई पर्वत पठार मैदान घाटी ये बोले तो फिजिकल मैप में देखो। इतने दिन से मैपिंग करते हो गया, अगर लोगों को इतना नहीं मिल रहा तो सच कहते हैं यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई मत छोड़ना, यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ो, फिर ठीक नहीं बेटा, टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं और आप लोग दुनिया में सच में बहुत अच्छा करोगे, कुछ उधर की ओर भी दिमाग लगाओ, ठीक है। तो ब्रुक्स हो गया अलास्का। ध्यान रखना कि संपूर्ण उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जिसका पहले नाम हुआ करता था माउंट मैकिनले, पहले इसका नाम हुआ करता था माउंट मैकिनले, लेकिन अब मैकिनले का नाम चेंज होकर माउंट डेनाली हो गया है। क्या हो गया है? डेनाली हो गया है। तो ये यहां पर दिया है डेनाली पर्वत, 6194 मीटर की ऊंचाई, डेनाली। डेनाली बहुत जरूरी अवस्थितियां दिखाएंगे दोस्तों। यहां पर आपने ब्रुक्स रेंज देखा, अलास्का देखा, अलास्का पर अवस्थित सबसे ऊंची चोटी डेनाली देखा आपको, और आगे देखना है ब्रुक्स रेंज एवं अलास्का के बीच में एक नदी घाटी है, दिस वन, ये नदी घाटी है, नदी घाटी है, और इस नदी घाटी को कहते हैं, नदी को कहते हैं बेसिकली यूकॉन नदी, YUKON, यूकॉन नदी कहते हैं बेटा, यूकॉन नदी है। बस यूकॉन नदी की विशेषता क्या भी बताएंगे, यूकॉन नदी है, यूकॉन नदी देख लो। ब्रुक्स और अलास्का के बीच में, यहां आप देखो अलास्का का ये पेनिनसुलर रीजन, ये प्रायद्वीपीय रीजन है, अलास्का पेनिनसुला, और इस पेनिनसुला से लगा है अलास्का का ही अंग है, ये अलास्का के ही द्वीप हैं जिन्हें एल्यूशियन आइलैंड कहते हैं, जिन्हें एल्यूशियन आइलैंड्स कहते हैं। अलास्का पेनिनसुला, अलास्का पेनिनसुला से लगा है एल्यूशियन आइलैंड्स।
यहां पर तो आपको मैंने बताया ही बेटा कि यहां पर जल संधि है, और ये जल संधि सबको पता होना चाहिए, बेरिंग सागर है। ये बेरिंग सागर के साथ यहां बेरिंग जल संधि है, जो कि एशिया एवं अमेरिका को अलग कर देती है। यहां से बेरिंग जल संधि है। कोई बात नहीं अर्चित, स्पेलिंग मिसमैच हो जाने दो, शब्द पता होना चाहिए। सतीश क्या लिखा? सृष्टि पांडे जी, बेटिया जो तुम्हारा आदेश, तुम निर्देश दो और मैं उसका पालन ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? आजकल बच्चे शिक्षकों को बना लिए हैं गुलाम, दास। तुम कुछ मत करना सृष्टि बिटिया, हाथ पैर जोड़ के आराम से बैठ जाओ, बल्कि मैं तो कहूंगा अच्छा तो लेकर हाथ जोड़कर बैठ जाओ। टीचर ही सब कर दे। मैप में दिखाओ तो चित्र बनाकर दिखाइए, चित्र बनाइए, चित्र बनाइए तो मैप में दिखाइए, दोनों कराइए तो ये नाच। इसको बना लिया है इंडियन पार्टी। विरोध करूंगा तो कहला काश कि आप शॉर्ट फीडिंग कहते हैं। ये तीन इनके तकलीफ का आशय समझ लेना, मतलब समझ लेना बस। ये तकलीफ देती ही इसलिए है कि कोई दुनिया वाला तकलीफ ना दे। कि बेरिंग जल संधि है, एशिया और अमेरिका को अलग करती है। इसके सहारे हम देखते हैं तो अमेरिका का 49वां प्रांत यहाँ अलास्का है, जहां ब्रुक्स रेंज अलास्का रेंज की अवस्थिति है। अलास्का पर ही अलास्का की सर्वोच्च चोटी डेनाली है। दोनों इन पर्वत श्रेणियों के मध्य से यूकान नदी प्रवाहित होती है। अलास्का प्रायद्वीप से लगा एल्यूशियन आइलैंड है। एल्यूशियन आइलैंड इसलिए भी दिखा रहा हूं कि ये जो 180 डिग्री की इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, उसके इस पार भी है और उस पार भी है, उसको पार कर जाता है। और पार कर जाने के कारण ही अलास्का यूएसए का एकमात्र पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित और पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित प्रोविंस है बेटा, प्रोविंस है। ये अपनी इसकी विशेषता है। ध्यान से फिर से बोलूंगा, अलास्का के बाद आपने यहां पर मैकेंजी नदी और मैकेंजी माउंटेन किसके? कनाडा वाले सेक्शन के देखे हैं। अब इसके बाद की अवस्थितियों को दिखाना चाहूंगा। इसके बाद की अवस्थितियों में यहां आप देखिए, दूर तक फैला हुआ, सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ बेटा, ये माउंटेन आपका है दिस वन, ये है रॉकी। ये कौन सा पर्वत है? सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ रॉकी है, रॉकी। रॉकी बहुत अच्छे से याद से। डेनाली नहीं है ऑक्सफोर्ड में तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं मिलेगा तो छोड़ देना। डेनाली नहीं होगा तो माउंट मैकिनले होगा, माउंट मैकिनले भी नहीं है तो छोड़ देना, लिखा तो दूंगा ना मैं बेटा। ज्योति यादव, मैं आपकी क्लास ऑफलाइन ही समझ कर पढ़ते बेटा, मैं पढ़ाता भी आप लोगों को ऑफलाइन समझ कर हो। आज तक मेरे जहन में नहीं आया कि मैं ऑनलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं मानकर ही पढ़ाता हूं कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ बच्चे वाली जो भेज दोस्तों, रॉकी माउंटेन वहां तो गुलाम हाजिर है पढ़ाते, और अंधेर अंधेर लोग पढ़ाते हैं। इतना देख लिया दोस्तों रॉकी माउंटेन आराम से। रॉकी माउंटेन देखोगे तो उसके साथ कुछ और बातें मुझे करनी है। क्या बातें करनी है तो ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर आप देख रहे होंगे कनाडा से लेकर यूएसए के बीच, इसमें नहीं लिखा, मेरे बोर्ड में नहीं लिखा, पर यहां कहीं कोस्ट रेंज होगी बेटा, कोस्ट रेंज होगी। कोस्ट का मतलब होता है तट, तट के पास वाली श्रेणी, कोस्ट रेंज होगी, कोस्ट रेंज। और कोस्ट रेंज के बाद ये देखो यहां पर ये कैस्केड रेंज है, बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है, कैस्केड रेंज है। कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, और यहां इस भाग में बोर्ड में मेरे नहीं लिखा है पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर सियरा नेवादा होगी। नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, पर बस बोर्ड में जो करा रहा हूं काम वो देखो। कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। और आगे बताना चाहूंगा, बेसिकली ये वाला जो एक आइलैंड है यहां पर एक आइलैंड है, इस आइलैंड को लेकर जस्टिन ट्रूडो जबरदस्ती का भारत से विवाद पैदा कराता रहता है। मूर्ख इंसान है, निरा लंपट मूर्ख इंसान है। ये वैंक्यूवर आइलैंड, वैंक्यूवर आइलैंड, कौन सा आइलैंड है यहां पर? वैंक्यूवर आइलैंड है, कनाडा का हिस्सा है वैंक्यूवर आइलैंड। वैंक्यूवर आइलैंड, वैंक्यूवर आइलैंड के दक्षिण में यहां पे कई पर्वत चोटियां देखोगे, माउंट ओलंपस, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, ये सब एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण है। माउंट ओलंपस, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, माउंट एडी, ये सब एक्टिव वोल्केनो है बेटा। आप बोलोगे इंडिया से कैसा विवाद? अरे खालिस्तानी समर्थकों के बारे में सुना होगा ना, तो खालिस्तानी समर्थकों को पनाह दिया है और उन्हें ठीक उस तरह का, अब क्या बोलूं बेटा, पॉलिटिकल जगत की बात करूंगा तो इधर उधर चला जाएगा, क्लास छोड़ो। तो ये आ गया यहां पर बात, माउंट ओलंपस, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, ये कैस्केड रेंज की अवस्थितियों के साथ जुड़े हैं। अब बहुत मजे से सुनना मेरी बात, सारा का सारी बात जो बोल रहा हूं आपके एटलस में भी नहीं होगा, मेरे बोर्ड में भी नहीं है, पर मैं आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है जो आगे बोलने जा रहा हूं। आगे बोलने जा रहा हूं एक ये, यहां आप देखिएगा, एक तरफ रॉकी माउंटेन है और एक तरफ कैस्केड है, और इनके बीच का जो पठारी क्षेत्र है वो कहलाता है कोलंबियन प्लेटू। कैस्केड और रॉकी के बीच कोलंबियन प्लेटू,
कोलंबियन प्लेटू। ये लो, हमारे अमन भास्कर बाबू ने एक और गजब गजब का प्रश्न पूछा, शानदार। सर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्या डिफरेंस है? मुझे नहीं पता, तो आप जरा फरमाइए। गजब फरमाऊंगा बेटा, अभी अभी तबल और हारमोनियम की धुन पर आलाप लगाऊंगा, तब सुनना ध्यान से। फिर से बोलूंगा, कोलंबियन प्लेटू मिला आपको, बहुत गजब की चीज, कुछ विशेष बात है जो पढ़ाऊंगा इस पर। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ये जो सियरा नेवादा रेंज मिली है, इस सियरा नेवादा और रॉकी के बीच अवस्थित है कोलोराडो प्लेटू। कौन सा पठार है? कोलोराडो प्लेटू। ये सब यूपीएससी के प्रश्न है। कोलोराडो प्लेटू। थोड़े दिन बाद कुछ बच्चा जब सारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर अभी तो पढ़ना शुरू किए होंगे, कुछ कुछ कोर्स खत्म होने पे बोलेगा, अरे सर जी बताइए बताइए यूपीएससी का मतलब क्या है, यूपीएससी का फुल फॉर्म तो बताइए सर जी, ये कब बताएंगे, अभी तक तो आपने बताया नहीं। कुछ दिन बाद पूछेंगे बच्चे, तुम देखना। कुछ दिन बाद कुछ बच्चे पूछेंगे तो ये तो बताइए मैं परीक्षा क्यों दूं, बताइए बताइए, पैसा लिए हो तो बताना तो पड़ेगा। सब बताएंगे जी मेरे जहां पना, जो जो आप बोलोगे सब बताएंगे। आकाओं की राजाज्ञा की अवहेलना हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों कोलंबियन प्लेटू और कोलोराडो, तो जो यूपीएससी ने पूछा बोर्ड में नहीं दिख रहा वो आपको बताना है। इन दोनों के बीच में बेटा, इन दोनों के बीच में कौन सा कलर चुनूं कि दिखे? कोई कलर इस पे नहीं दिखेगा तो मुझे मजबूरी में ये कलर ले लेता हूं। इन दोनों के बीच में यहां पर पाया जाता है ग्रेट बेसिन। क्या पाया जाता है? ध्यान रखना, कोलंबियन प्लेटू और कोलोराडो प्लेटू के बीच में ग्रेट बेसिन है। चाहो तो अपने बोर्ड में ऐसा बनाकर अपने अपने एटलस में लिख दो, ये ग्रेट बेसिन का हिस्सा है। इसी ग्रेट बेसिन में द ग्रेट साल्ट लेक ऑफ अमेरिका है, ग्रेट साल्ट लेक है। इसी ग्रेट बेसिन में डेथ वैली है, डेथ वैली है। साल्ट लेक भी है और डेथ वैली भी है। डेथ वैली है, साल्ट लेक और डेथ वैली है ग्रेट बेसिन क्षेत्र में। डेथ वैली ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। लोएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है डेथ वैली क्षेत्र में। बिल्कुल, या कि अपने आप एटलस में बनाकर लिख लिया करो या कि कॉपी में अलग से लिख लिया करो जो ना मिले। ओके, अब फिर से लेकर चल रहा हूं ऊपर से। अलास्का के साथ आपने देखा कि बेरिंग जलसंधि है, बेरिंग सागर है, ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। अलास्का में ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज देखा, माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले देखा, यूकॉन नदी घाटी देखा, अलास्का पेनिनसुला के साथ एलुशियन द्वीप देखा। यहां माउंट मैकेंजी एवं लोगान पर्वत के साथ मैकेंजी नदी देखा। आफ्टर दैट रॉकी माउंटेन, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा। कैस्केड और रॉकी के बीच कोलंबियन प्लेटू, सियरा नेवादा एवं रॉकी के बीच कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो और कोलंबिया के बीच ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन। ओके, अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं। दक्षिण की ओर जाओगे, दक्षिण की ओर जाओगे बेटा तो देखना यहां पर, यहां एक नदी है, यहां एक नदी है, ये दिस वन, ये नदी, इसका नाम है रियो ग्रैंडी रिवर। देखो जरूर इसे, ये रियो ग्रैंडी नदी प्राकृतिक रूप से यूएसए एवं मैक्सिको के बीच की सीमा बनाती है। प्राकृतिक रूप से यूएसए एवं मैक्सिको के बीच की सीमा बनाती है, सीमा का निर्धारण करती है बेटा। किसके किसके बीच की सीमा बनाती है बताना चाहूंगा, यूएसए एवं मैक्सिको के बीच की। इसके नीचे मैक्सिको है और ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा मैक्सिको तक फैलता हुआ आप यहां देखो, सियरा मैड्रे के नाम से जाना जाता है। तो सियरा मैड्रे ओरिएंटल और सियरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिमी और ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्वी, इस रूप में यहां तक फैला हुआ है। बहुत अच्छे से यहां तक आइए, पहले पहले आप यहां तक आइए, सियरा मैड्रे ओरिएंटल और सियरा मैड्रे मैड्रे ऑक्सीडेंटल। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसके बीच का ये जितना भी पठारी क्षेत्र है, दिस वन, ये प्लेटू है, ये प्लेटू ही कहलाता है मैक्सिकन प्लेटू, ये मैक्सिको का पठार है बेटा। मैक्सिको, इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है सब बताएंगे। मैक्सिको पठार के ठीक पश्चिम में यहां पर लगा हुआ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के नाम से ही इसका नाम पड़ा है गल्फ ऑफ मैक्सिको बेटा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और फिर आगे आपको बता दूं, आगे आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह भी जानना है, जानना चाहिए कि यही आगे बढ़ता हुआ यही जो पर्वत तंत्र है वो सेंट्रल अमेरिकन स्थमस में पहुंच जाता है, सेंट्रल अमेरिकन स्थमस में पहुंच जाता है। ये धीरे से आगे बढ़ता हुआ, ये जो आप मध्य अमेरिकी देश देख रहे थे ना, तो आपको दिक्कत ना हो दोस्तों, इसलिए ये स्लाइड भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है निकालकर, बड़ा ही खूबसूरत सा चित्र है, आप देख सकते हैं। उत्तर में मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद ये मध्य अमेरिकी देश है, मध्य अमेरिकी देश है, जिसमें से ग्वाटेमाला, बेलिजे, होंडुरास, सैन सैल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, पनामा। बहुत ही खूबसूरत सा मैप, बहुत खूबसूरत सा मैप।
पनामा से अगर उत्तर की ओर चले तो पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, सैन सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलिजे। कैरेबियन आइलैंड्स भी दिखाएंगे, कैरेबियन आइलैंड्स भी दिखाएंगे बेटा। अब इन सब के बारे में फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों कि इन सब के नगरों को याद मत करना, तभी याद करना जब कुछ महत्वपूर्ण बात हो जाए। फिर से बोल रहा हूं, तभी याद करना जब कुछ महत्वपूर्ण हो जाए, अन्यथा जबरदस्ती का खामखा का फैक्ट मस्तिष्क में बैठाकर कोई फायदा नहीं होगा आपका। आपकी खुशी आप याद कर सकते हो, करो, सबकी राजधानी भी याद कर सकते हो, करो, पर मैं तो वो सलाह दूंगा ना जिससे आपका काम बहुत अच्छे से चले भी और एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करो, अच्छा परफॉर्म करो। मैं तो ये चाहूंगा बेटा, ये चाहूंगा, समझिए आप। ये कॉटन पेनिनसुला लिखा है, ये मैक्सिको का अंग है, गल्फ ऑफ होंडुरास, मॉस्किटो कोस्ट, मॉस्किटो कोस्ट। मेरा एक दोस्त था, वो मुझसे हमेशा पूछा करता था, चल बता मॉस्किटो कोस्ट कहां है, तो मैं बोला तेरे शकल में है। मॉस्किटो कोस्ट कहां है, तो मैं हमेशा बोलता तेरा शकल ही मच्छर जैसा है, तो सारा का सारा तेरी शकल मॉस्किटो कोस्ट। अंचल मध्य, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, बोर्ड की ओर देखो बेटा, ये सारी स्लाइड्स तो आपको वैसे भी मिल ही जाती है। ये जो सागर का क्षेत्र है इसे कहते हैं कैरेबियन सी, कैरेबियन सी, और कैरेबियन सी में अवस्थित होने के कारण ये आइलैंड्स कैरेबियन आइलैंड्स कहलाते हैं। ये सारे आइलैंड्स क्या कहलाते हैं बेटा, कैरेबियन आइलैंड्स कहलाते हैं। मैं एक मॉस्किटो कोस्ट याद ही कर लिया होता तो कौन सा तीमारदारी कर लिया होता, कौन सा तीरंदाजी खास हो चुकी होती, ठीक है कि नहीं। अरे मैं वो कोस्ट, अगर तुम मुझसे ग्रेन कोस्ट पूछेगा, स्लेव कोस्ट पूछेगा, गोल्ड कोस्ट पूछेगा, आइवरी कोस्ट पूछेगा, तो मैं बताऊंगा। अभी मॉस्किटो कोस्ट क्यों बताऊं, चल नहीं बताता, जो करना तू कर, नहीं बताता, मुझे तेरी शकल में ही वो कोस्ट दिखता तो मैंने बताया। क्योंकि मॉस्किटो कोस्ट का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस हो तब तो बताओगे ना बेटा, तब तो याद करोगे, नहीं क्यों बताएगा राजेश मिश्रा, बताओ। इस तरह दुनिया भर के कोस्ट याद कराने लगे तो अपने बच्चों को पागल कर दे राजेश मिश्रा, पढ़ना, मुझे तो उन्हें अपनी समस्याओं से निकालना है, मुझे तो अपने बच्चों को समस्याओं से निकालना है, समस्याओं में फंसाना थोड़ी है कि मैं मॉस्किटो कोस्ट याद करा दूं, ये होंडुरास कोस्ट गल्फ याद करा दूं, क्या करेंगे बच्चे ये याद करके। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की ससुराल होती तो मैं याद भी कराता, मैं बोलता कि तेरी भी ससुराल होती तो याद कराता, पर क्यों याद कराऊं। तो कैरेबियन, कैरेबियन आइलैंड्स, एक और बात जानना दोस्तों, दो भागों में बटे हैं, ग्रेटर एंटिलीज, एंटिलीज की गर्म जलधारा याद आई कि नहीं आई, और लेसर एंटिलीज। ये सब यूनिक यूनिक मैप्स घंटों घंटों बैठ के आपके लिए खोजा, क्या क्या देना है मुझे आपको, बस वो खोजा, ऐसा नहीं कि कुछ भी दिया ना। ओके, कितने भागों में बटा है, ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर। संजीव ने पूछा जितना लिखाते हैं उतना ही पढ़ना है, उससे और पढ़ना है, पहले उतना पढ़ लो बेटा, जब पढ़ लेना तो फिर पूछना, तो फिर बताऊंगा क्या पढ़ना है। मेरे पास 2-3 पुस्तकें हैं रीजनल ज्योग्राफी की, जिनके माध्यम से आपको मैं मैपिंग कराता हूँ, पुस्तकों का ही सहारा लेता हूँ। एक है मेरे पास डीएस मंकू की, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, डीएस मंकू की पुस्तक है, उससे आपको रीजनल ज्योग्राफी कराता हूँ, पहली तो ये है। दूसरी एक पुस्तक हिंदी में है टिक्का एंड बाली की, इसके टिक्का एंड बाली की, उसका रेफरेंस लेता हूँ। एक और मेरे पास कार्टोग्राफी के साथ साथ रीजनल ज्योग्राफी की पुस्तक है जेपी शर्मा की। इन 3 पुस्तकों को मिलाकर फिर बाकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको सारी बातें बताता हूँ, लिखाता हूँ, सुनाता हूँ, समझाता हूँ क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर उनमें से जो जो तुम कहोगे बेटा बिटिया जो भी हो तुम संजीवनी, फिर उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा तुम क्या क्या पढ़ डालो। कांग्रेचुलेशन है हमारी कक्षा में, इसका तो सब काम ही कांग्रेचुलेशन है, सच बताओ इसका सारा काम ही कांग्रेचुलेशन है। इसको लगता जरूर होगा मेरी आईडी बड़ी दमदार है, तेरी आईडी पिद्दी सी है, इसलिए पिद्दी सी है कि इसे अभी गोंडवाना लैंड नहीं पता, बोलता है गोंडवाना लैंड की अवस्थिति दिखा दीजिए, आजा दिल्ली में है, मुखर्जी नगर में एक जगह पर बैठा हुआ है, गोंडवाना लैंड आजा अवस्थिति दिखाते हैं बेटा। जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा था कांग्रेचुलेशन, तो कहां था बेटा कांग्रेचुलेशन, इसलिए 2 बार कांग्रेचुलेशन कहा कि इसकी आईडी है कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन पढ़ेगा बस मत, कांग्रेचुलेशन हो जाएगा। कुछ लोग अपनी आईडी बनाते हैं लबासना और पूछेंगे मेरे डैडी की मम्मी का क्या नाम है, आईडी है लबासना, डैडी की मम्मी का नाम बताएं टीचर, सीधे सीधे नहीं बोलेंगे सर मेरी दादी बहुत प्यारी है, मुझे उसमें खुशी होती। ओके आगे बढ़े बेटा, तो ग्रेटर, ये जो ब्रेक थोड़ा देते इसलिए कि ये बात मस्तिष्क में बैठे बैठे, तो ग्रेटर एंटिलीज है और लेसर एंटिलीज है, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज है। पूरी की पूरी ज्योग्राफी खत्म हो गई है बेटा, और आज के डेट में कोई पूछे कि गोंडवाना लैंड क्या होता है तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, कि आजा मेरे प्यारे बच्चे मैं तुझे फिर से गोंडवाना लैंड दिखाता हूं, तो ठीक उसी तरह से देख ये चंदा मामा है, वैसे गोंडवाना लैंड मुखर्जी नगर बैठा के दिखाऊंगा, और क्या करूंगा। ओके आओ बेटा इधर, सबसे बड़ी बात कि ग्रेटर एंटिलीज के देशों का नाम तो आपने सुना ही होगा, सबसे बड़ी बात तो ये क्यूबा जरूर सुनते हो, अमेरिकी विवाद के कारण, हालांकि अब फिदेल कास्त्रो के बाद विवाद वो खत्म होता सा नजर आया। क्यूबा,
कुछ यहां पर जैसे क्यूबा है, जमैका है, हैती है, डोमिनिक रिपब्लिकन है, प्यूर्टो रिको है। और इनके उत्तर में अगर इधर की ओर आते तो यहां पे आता दोस्तों बरमुडा, यहां की ओर आते। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। बरमुडा ट्रायंगल इसमें नहीं लिखा बरमुडा, पर मैं आपको कहीं लिखा होगा तो वो भी दिखाऊंगा। एटलीस्ट इसमें से इन देशों का नाम मस्तिष्क में बैठा कि ऐसे कोई देश है। क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिक रिपब्लिकन, प्यूर्टो रिको एंड बरमुडा, इतना नाम मोटा मोटा तौर पर इतना नाम मस्तिष्क में बैठा। फिर ये जो छोटे छोटे लेसर एंटिलीज के देश हैं, तो ऐसे आइलैंड्स हैं जिनका नाम देना एटलस भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता। पर जो बच्चे मॉस्किटो कोस्ट तैयार करते हैं तो चाहे तो तैयार कर ले भाई, उनके बस में है। इसमें से एक का नाम मुझे पता है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। इसलिए पता है कि बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है और बॉक्साइट का निर्यात करता है, निर्यात करता है। तो ये जो मैं बता रहा था वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, बेसिकली दोस्तों वेस्टर्न कॉर्डिलेरा यहां तक पूरा फैला हुआ है। वही जो सियरा मैड्रे ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल देख रहे थे, वो यहां भी फैले हुए हैं, यहां भी फैले हुए। फिर यही पनामा के उपरांत दक्षिण में एंडीज पर्वतमाला के भाग बन जाते। इसका मतलब कि ये सारा का सारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का अंग है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का अंग है। कुछ बच्चों ने पूछा सर यहां पर वेस्ट इंडीज भी है क्या? आपको पहले ही कल ही कहानी में बताया था कि इनको हम वेस्ट इंडीज आइलैंड्स क्यों कहते हैं, कल कहानी में बता चुका था बेटा। और कल की बात भूल जाओगे, रोज वही बात पूछोगे तो बताओ कैसे संभव है मुझे बता पाना, कैसे संभव है मुझे बता पाना। तो यहां पर ये वेस्ट इंडीज आइलैंड्स जो कि कैरेबियन सी पर अवस्थित है, इसलिए इन्हें कैरेबियन आइलैंड्स भी कहते हैं। ग्रेटर का मतलब होता है वृहद, लेसर का मतलब होता है छोटा। ग्रेटर का मतलब होता है सोनो, ठीक है बेटा। वृहद क्योंकि ये बड़े आइलैंड्स हैं और ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो लेसर का मतलब हमेशा छोटा होता है। छोटे आइलैंड्स का समूह है और बड़े आइलैंड्स का समूह है। इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, इनके काम धाम क्या है, सब बताएंगे। काम धाम क्या है सब बताएंगे बेटा। यहाँ पर अवस्थिति आप इनकी देखते हो। इनके छोटे छोटे पार्ट्स को भी मैंने दिखाया है। ये जो अवस्थिति बहुत जटिल जरूर दिखती है लेकिन बहुत काम की अवस्थिति है दोस्तों ये, इसलिए भी इसको खोजकर आपके लिए रखा हूं कि आपको एटलीस्ट प्रोवाइड इसको भी करवाऊंगा। प्रोवाइड इसको जो इस प्रकार का मैप होता है ना वो बताता है। ये कलर इसका जो रंगारेख विधि कहलाती है कार्टोग्राफी की। जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखें, ध्यान रखें। ज्योग्राफी के लिए जो नेट जेआरएफ जिनका ऑप्शनल रहेगा तैयारी करेंगे, तो उनके लिए मैं बहुत सारा वो मैटर जो बिल्कुल भी कहीं अवेलेबल नहीं होता, मैं यूट्यूब पर फ्री का डालने वाला हूं। फ्री का डाला जून में जो बच्चे नेट जेआरएफ ज्योग्राफी से दे रहे होंगे, जैसे कार्टोग्राफी है, ज्योग्राफिकल थॉट का हिस्सा है, ज्योग्राफिकल स्कूल का हिस्सा है। याद रखिएगा सभी दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा, भाई बंधुओं को भी बोल दीजिएगा, एकदम फ्री में, कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं फ्री में उसका मैटर ज्योग्राफी में डालूंगा, अपने चैनल से ही डालूंगा, फ्री में सारा मैटर डाल दूंगा। वो मैटर कहीं नहीं कहीं अवेलेबल नहीं है। अरे भाई पढ़ाने के लिए हृदय चाहिए, कलेजा चाहिए, वो तमाम चीजें। और पढ़ाएंगे एक एक बारीकियों से पढ़ाएंगे, गारंटी से जो पढ़ाएंगे वो आएगा एग्जाम में। तो बोलोगे सर सारा का सारा मैटर डाल दो, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है बेटा, धीरे धीरे डाल देंगे, सारा का सारा मैटर भी डाल देंगे। पढ़े यार बच्चे, पढ़े तो। और ऐसे ही करके यूपी पीजीटी का एग्जाम जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जीएस की बात नहीं कर रहे, पीजीटी एग्जाम जो होता है ऑप्शनल की बात, उन बच्चों के लिए अलग मैटर दे देंगे। और ये लाइन बता देते हैं, आज याद रखना, जो मैटर पढ़ा दूंगा उससे ही 90% से ऊपर आ जाएगा, केवल क्लास नोट से आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से जो राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर का जो आता है, ऑप्शनल बेस्ड होता है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट ज्योग्राफी के जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होते हैं वो अप्लाई कर पाते हैं, केवल ध्यान रखना। जो पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से किए होते हैं वही बच्चे अप्लाई कर पाते हैं, उनके लिए भी मैटर डाल दूंगा धीरे धीरे, सब यूट्यूब पे धीरे धीरे डाल देंगे। क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही देते हैं, बच्चों का भला हो जाए और मुक्त होकर कुछ और देखते हैं। फिर आदित्य तुम मुझे कॉल जरूर कर लेना बेटा, तुम मुझे कॉल जरूर कर लेना अगर ज्योग्राफी से दे रहे हो तो। अब बोलोगे सर कैसे कॉल कर लेंगे? जहां से भी तुमको नंबर अवेलेबल हो सके तुम खोजो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जरूरत, ठीक है। और आदित्य हालांकि जून में पेपर है, थोड़ा बात जरूर करना, जल्दी बात करना, सच बताता हूं, बात कर लेना, जो बोलूं तो कर लेना। टॉप करोगे बेटा, टॉप 10 रैंक में रहोगे, ये भी बता दूं, यकीन दिलाता हूं तुमको, कर बस लेना, टॉप 10 रैंक में रहोगे। जिस समय पढ़ाने की शुरुआत किया था उस समय बच्चों को सफलताएं दिलाने में महारत हासिल की थी, तो आज तो खैर बात ही अलग है। तो दोस्तों यहाँ आप देखो, ये मैं बहुत काम का मिलेगा आपको, बहुत काम का रहेगा, आप बाद में आराम से इसको देखते रहिएगा, बहुत काम का है ना। फिर उसके बाद और भी छोटे चित्र मैंने खोजे थे आपके लिए, शायद उतने ही हैं, जो भी हैं और भी हैं तो उनको हम अवेलेबल कराएंगे, आपको अवेलेबल कराएंगे बेटा, है ना, ठीक है। चलो यहाँ पर आए तो आपने यहाँ देखा कि जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, वो सीधे पहुंचता है दक्षिण तक। यहाँ बेरिंग जल संधि से शुरू होता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और पहुंच जाता है दक्षिण में इस्थमस तक, इस्थमस तक, इस्थमस तक। फिर आगे बात करूंगा बेटा, कि ये जो हिस्सा आपने अभी पढ़ा, ये तो आपने फिजिकल पढ़ा। अगर पॉलिटिकली अगर आप इसे देखते हो, पॉलिटिकली आपको बताना चाहूंगा, तो इसका हिस्सा अलास्का से लेकर के कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, इन सब में आएगा, इन सब में आएगा। बट इसे पढ़ने के लिए मैंने कनाडा का एक अलग से ये लिया है, दूसरा यूएसए का मैंने ऐसे मैप नहीं लिया क्योंकि बहुत जटिल हो जाता है बेटा, बहुत जटिल हो जाता है बच्चों के लिए, बहुत जटिल। ऐसा लगने लगता है कि सर इतना करना कठिन हो जाता है, बस ये मैप देखो, जैसे उत्तर में वहां पे कनाडा का लिया था, वैसे यूएसए में यहां से देश वन ये ले रहा हूं, ये ले रहा हूं। यहां इन सब की अपनी अपनी कुछ अलग और खास बातों को लेकर महत्ता है, खास बातों को लेकर महत्ता है। पर महत्ता किस बात को लेकर, जैसा मैं बताऊं, अब मैं यहां आपको अगर कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया के महत्वपूर्ण नगर, ऑरेगन, वाशिंगटन, नेवादा, इडाहो, उटा एंड एरिजोना, इन सब के नगरों की बात करूं तो बात तो कर ही लूं, पर इतना नहीं याद रख पाओगे बेटा आप।
वो सब काम फिर से आप करना तब जब आपको ज्योग्राफी से स्पेशलाइज्ड कोई कोर्स करना हो, वो वाली क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और देखना, नगर नगर को चमका दूंगा आपकी आंखों पर, नगर नगर पर बता दूं। कैलिफोर्निया पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सैन जुआक्विन एवं सैक्रामेंटो नदी के मुहाने के उत्तरी तट पर, सैन जोस एंड लॉस एंजल्स की अवस्थिति दक्षिणी तट पर प्राप्त होती है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस से लेकर लॉस एंजल्स, सैन डियागो आदि की तमाम अवस्थितियां दिखा दिखा कर बताऊंगा। ठीक है? कितना बढ़िया तुम्हारा नाम है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। और तुम कॉन्ग्रेचुलेशन आईडी का नाम रखे केशव, आईडी का नाम कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना बढ़िया से तुम्हारा नाम है। चलो इधर आओ बेटा ध्यान से। तो इन सब को उतना ही तैयार करना जितना करना है। तो शुरुआत करते हैं बेटा, अब यहां से शुरुआत करते हैं, जो मैंने मैपिंग कराई है लिखने से। अब आप सबको लिखना है, ध्यान रखना, सबको लिखना है, तो लिखो बिना परेशान हुए, सब चीजों पर आओ। चलो लिखना शुरू करो। सबसे पहले भी जितना मैपिंग किया है उतना है, ठीक है, उतना ही। चलो, तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के बारे में कैसे लिखोगे, ध्यान से। उत्तर अमेरिकी प्लेट, अब भाषा लिखना है सबको, उत्तर अमेरिकी प्लेट एवं 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 आगे ध्यान से सुनना, प्रशांत महासागर के पूर्व में अवस्थित, यहां अवस्थित है, पूर्व में अवस्थित जुआन डी, यहां लिख ही नहीं पाया मैं, ऐसा लिखना पड़ेगा यहां से, जुआन डी फुगा, ये प्लेट याद रखिए, सागरी प्लेट है। उत्तर अमेरिकी प्लेट एवं जुआन डी फुगा के साथ साथ नीचे की ओर यहां कोकोस, यहां जुआन डी फुगा है, यहां कोकोस है। कोकोस प्लेट के अभिसरण से, कोकोस प्लेट के अभिसरण से इस पर्वतमाला की उत्पत्ति, इस पर्वतमाला की उत्पत्ति टर्शियरी कालखंड में, टर्शियरी कालखंड में नवीन वलित पर्वत तंत्र के रूप में, नवीन वलित पर्वत तंत्र के रूप में, नवीन वलित पर्वत तंत्र के रूप में हुई है, हुई है, हुई है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिख दिया। इतना नवीन वलित पर्वत तंत्र के रूप में हुई है, पूर्ण विराम, जिसे आमतौर पर रॉकी कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है बट रॉकी प्रधान पर्वत है इनमें से, इसलिए ऐसा बोल देते हैं, जिसे आमतौर पर रॉकी कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे, लिखें, पैरा चेंज करना, इसके उत्तर पश्चिम में अवस्थित, इसके उत्तर पश्चिम में अवस्थित यूएसए का 49वां प्रांत अलास्का, कैसे कैसे आया यूएसए के पास, मैंने कहानी सब बता दी, वो कहानी लिखाना नहीं है। यूएसए का 49वां प्रांत अलास्का, अलास्का में ब्रुक्स एवं अलास्का श्रेणियों की अवस्थिति है, ब्रुक्स एवं अलास्का, अलास्का श्रेणियों की अवस्थिति है, जिनके मध्य प्रवाहित यूकॉन नदी घाटी, जिनके मध्य प्रवाहित यूकॉन नदी घाटी, घाटी को हजार धुआरों की घाटी, वैली ऑफ 1000 फेमरोल्स को हजार धुआरों की घाटी कहा जाता है, हजार धुआरों की घाटी कहा जाता है, कहा जाता है। वैली ऑफ 1000 फेमरोल्स, पूर्ण विराम लगाएं, लिखे अलास्का पर अवस्थित, अलास्का पर अवस्थित माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले या डेनाली, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, माउंट मैकिनले या डेनाली, डेनाली उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सबसे ऊंची चोटी है। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, लिखो यह प्रांत, प्रांत मतलब प्रोविंस, यह प्रांत रूस के चक्ची लैंड, मतलब चक्ची भूमि से, CHUCKI, चक्ची वहां पर बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी है, रूस के चक्ची लैंड से बेरिंग जलसंधि द्वारा पृथक है, से बेरिंग जलसंधि द्वारा पृथक है,
जिसके दक्षिण में अवस्थित अल्यूशियन द्वीप, जिसके दक्षिण में अवस्थित अल्यूशियन द्वीप के कुछ हिस्से पूर्वी गोलार्ध में भी हैं, पूर्वी गोलार्ध में भी हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज करो और अलास्का के बारे में कुछ और लिखो। लिखो अलास्का, अलास्का किन किन चीजों का उत्पादक है, तो आप उसका महत्ता लिखाते हैं। तो अलास्का में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सोना एवं चांदी, सोना एवं चांदी के विशाल भंडार पाए जाते हैं। जिस समय पर रशिया बेचा तो कभी सोचा होगा ये बात, कि विशाल भंडार पाए जाते हैं। पूर्ण विराम लगाकर बता लिखिएगा। यूकॉन नदी घाटी के धुआंरों से, यूकॉन नदी घाटी के धुआंरों से भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्पादन किया जाता है। पूर्ण विराम। प्रियंवद मिश्रा, देख लिया बेटा मैंने तुम्हारे उसको, मैं एक बार बोल जरूर दूंगा अपनी तरफ से। ये काम बेसिकली टीचर्स का नहीं होता, टीचर बोलते भी है तो उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मैं बोल जरूर दूंगा। तुम्हारा मैसेज है बेटा, तुम्हें पक्का बोल दूंगा। ठीक है प्रियंवद, पढ़ो ध्यान से पढ़ना बेटा है। चलो, भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा, सोने का उत्पादन करेगा, पेट्रोलियम का उत्पादन करेगा, प्राकृतिक गैस का उत्पादन करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? और फिर आगे लिखेंगे सोनू कुमार जोदन, गुरुदेव धुआंरों और जलप्रपात, एक झापड़ मारूंगा सोनू, अगर तुमको ये बात नहीं पता तो। और झापड़ नहीं मारूंगा, कान खींच खींच कर तुम्हारे कान उखाड़ दूंगा, अगर इतनी बेसिक सी बात नहीं पड़ी। ज्वालामुखी में जाकर पढ़ो, देखो ध्यान से क्या होते हैं तुम्हारे। बहुत गलत बात है बेटा, अगर ये सब चीजें नहीं पता होंगी तो बहुत गलत बात है। आप लोग अपने आप को दुखी करो या नहीं, मुझे दुखी कर दोगे। और तुम्हें तो सोनू पता ही होना चाहिए था, ठीक से पढ़ता लिखता है, पर ऐसी गलती क्यों करता है? रिवीजन नहीं कर रहा है इसका मतलब। चलो पढ़ो ध्यान से, नहीं बताऊंगा तुम्हारे क्या होते हैं, पढ़ा चुका हूं ज्वालामुखी वाले टॉपिक में। फिर लिखना अब आपको आगे, लिखें इसकी राजधानी जूनो एवं, अलास्का की राजधानी समय पर जूनो है, इसकी राजधानी जूनो एवं प्रधान नगर, पर यहां का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? प्रधान नगर कौन? प्रधान नगर कौन, किसकी बात करना मुझे? तो प्रधान नगर अंकरेज, अंकरेज दिया हुआ होगा आपके एटलस में, अंकरेज, अंकरेज पर्यटन के लिए जाने जाते हैं, पर्यटन के लिए जाने जाते हैं। पूर्ण विराम लगाओ, फिर पैरा चेंज करो, फिर पैरा चेंज करो। लिखो अलास्का एवं इससे संलग्न, अलास्का एवं इससे संलग्न यूएसए का, सॉरी कनाडा का मैकेंजी पठार, अलास्का एवं इससे संलग्न कनाडा का मैकेंजी प्लेटो, पीछे दिखाया अभी, मैकेंजी प्लेटो, मैकेंजी पठार। यहां निवास करने वाली, यहां निवास करने वाली एस्किमो जनजाति के लिए, यहां पर कौन सी जनजाति है बेटा? एस्किमो है। यहां इस पूरे भौगोलिक प्रदेश में यहां निवास करने वाली एस्किमो जनजाति के लिए जाने जाते हैं। एस्किमो यहां पे पाई जाती है, एस्किमो ट्राइब होती है, एस्किमो जनजाति के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें, जिन्हें ये लोग एस्किमो नहीं कहते, जहां, जिन्हें यहां पर एन्यूट कहा जाता है। ये एस्किमो नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? एन्यूट। इनको एस्किमो कहते हैं तो बुरा लगता है, एस्किमो मतलब आदिम पिछड़ी जाती है, तो बुरा लगता है, तो बुरा ना लगे तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, जिसे इन्हें एन्यूट कहते हैं। नाम जानना है, एस्किमो ही यहां पर एन्यूट है, एन्यूट कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करता हूं, जिन्हें क्या कहलाते हैं? ये एन्यूट कहलाते हैं। लिखो इनके बर्फ से बने घरों को इग्लू कहा जाता है, बर्फ के घरों में रहेंगे ये, इनके बर्फ से बने घरों को इग्लू कहा जाता है। लेकिन ग्रीष्मकालीन तंबू, गर्मियों में तंबू में रहते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन तंबुओं को ट्यूपिक, TUPIC, ट्यूपिक कहते हैं। ग्रीष्मकालीन तंबुओं को ट्यूपिक कहते हैं। अब ये करते क्या है बेसिकली? ये करते क्या है? तो आगे सुनना ध्यान से, ये करते क्या है? तो लिखो, लिखो यह मत्स्ययन के साथ साथ, यह मत्स्ययन के साथ साथ शिकार, आखेट एवं खाद्य संग्रहण, मत्स्ययन के साथ साथ शिकार, आखेट एवं खाद्य संग्रहण करते हैं, खाद्य संग्रहण करते हैं, संग्रहण करते हैं। पूर्ण विराम लिखें। बस इतनी बात पर्याप्त है आपके लिए इनके बारे में। बाकी स्लेज गाड़ी, ये पर्यटन, वो पर्यटन सब अलग बात है, वो एक अलग दिशा है, ठीक है ना? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिखेंगे ध्यान से। मैकेंजी माउंटेन, मैकेंजी नदी, लोगान पर्वत। अब इस एक लाइन और जोड़ सकते हैं लिखें इस पठार में अवस्थित माउंट लोगान, इस पठार में अवस्थित माउंट लोगान कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है,
कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब इस भाग की बात कर लिया आपने, अब धीरे धीरे दक्षिण की ओर उतरोगे, यहां तक की बात आपने कंप्लीट कर लिया, अब नीचे की ओर आना है आपको, ठीक है ना। तो फिर से पैरा चेंज करो, और पैरा चेंज करते हुए क्या लिखोगे कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा का सबसे बड़ा पर्वत समूह रॉकी है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा का सबसे बड़ा पर्वत समूह रॉकी है। एक कमेंट्स पढ़कर हंसी आ गई बेटा, तब तक आप लोग इतना लिख लो। मोहम्मद फैजान, बिल्कुल तुम्हारा कमेंट्स दिख रहा है मुझे, कमेंट्स में बेटा कुछ ऐसा लगा नहीं इसलिए जवाब नहीं दिया। अनुज यादव एक पूछता है सर एटलस लेना पड़ेगा क्या? ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। तो आईएएस बनना जरूरी है क्या? मेरा प्रश्न है अनुज, आईएएस बनना जरूरी है क्या? ना बनो आईएएस क्या करोगे? अरे मैं तो कहूंगा ज्यादा अच्छा सफेद कुर्ता पैजामा पहन लो, मजा आ जाएगा। क्या जरूरी है एटलस लेना, क्या जरूरी है? तो आईएएस बनना क्या जरूरी है? बस कुर्ता पैजामा पहनो, मजा आ जाएगा। जाकर पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे टाइप के ही प्रश्न पूछना भारत के, और हम लोग तुम्हें यहाँ बढ़िया बैठ कर टीवी में देखेंगे, और पक्का पक्का देखेंगे, मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। ओके, आईएएस बनने के लिए कौन कहता है? मैम बनना है तो बनो ना, फिर वो क्या, ठीक है, जिसकी राह आईएएस भी ताकता हो। ठीक है, अब बताओ इन बच्चों को मैं क्या जवाब दूं? फिर थोड़ी देर बाद इसी तरह के प्रश्न करेंगे, फिर बोलेंगे सर मेरा कमेंट्स का जवाब आप नहीं देते हो। कुछ नहीं करना, ना एटलस लेना बेटा, ना किताबें लेना है, ना कॉपी लेना, पेन भी नहीं लिया, पेन की भी कोई जरूरत नहीं है। और आजकल तो और मजे मजे की बात, यूट्यूब में मैंने कुछ टीचर्स को देखा है, बोलते हैं कुछ मत करो, 5 घंटे की केवल मेरी क्लास ले लो, कुछ मत करो, केवल मेरी 5 घंटे की मैराथन क्लास ले लो, आईएएस बन जाओगे। वाह, और बच्चे एकदम पागलों की तरह आईएएस बन जाते हैं, उस मैराथन क्लास को पढ़ते भी है। 5 घंटे की दे दनादन मैराथन क्लासेस लीजिए और आईएएस बनिए। अरे क्या तो परोसा जाता है, और बच्चे आईएएस बन जाते हैं। ठीक वैसा ही फेयर एंड लवली लगाइए और गोरे हो जाइए, तो घर घर में आ गई फेयर एंड लवली, घर घर में आ गई फेयर एंड लवली। दांतों को चमकाना है तो क्या आप क्लोजअप करते हैं? क्या दिखा? क्या आप क्लोजअप करते हैं? मोतियों से चमकते दांत, तो आपने क्लोजअप ले लिया। तो जाइए बेटा, क्या आप क्लोजअप करते हैं? मिलता है उधर पे, बहुत सारा मिलता है, आजकल यूट्यूब में बहुत सारा मिलता है। क्या करोगे एटलस लेकर? आओ यहाँ पर, चलो फिर से बढ़ते हैं बेटा अपने टॉपिक की ओर। नाउ कोशिश करूंगा थोड़ी देर तक फिर कमेंट्स की तरफ नजर ना डालूं। मैंने क्या लिखा है? रॉकी सबसे प्रधान पर्वत माला है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत तंत्र भी है रॉकी अपने आप में। तो क्या लिखेंगे कि रॉकी एवं, अभी पीछे थोड़ा सा आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, यहां पर रॉकी एवं कैस्केड श्रेणी, रॉस्केड, रॉकी एवं कैस्केड श्रेणी के मध्य जुरासिक कालखंड के लावा निक्षेप, जुरासिक कालखंड के लावा निक्षेप से निर्मित लावा निक्षेप से निर्मित है, के मध्य जुरासिक कालखंड के लावा निक्षेप से निर्मित कोलंबिया का पठार है, कोलंबिया का पठार है, कोलंबिया का पठार है, जहां प्रवाहित मत लिखो पहले, जहां कोलंबिया एवं स्नेक नदी प्रवाहित होती हैं, कोलंबिया एवं स्नेक नदी प्रवाहित होती हैं, पूर्ण विराम लगाओ। वृष्टि छाया में अवस्थित होने के कारण यह अर्ध शुष्क पठार है, सेमी एरिड है बेटा, ये अर्ध शुष्क पठार है, जिसमें कैटल रैंचिंग होगी, जिसमें पशुपालन के साथ साथ गेहूं, जौ, सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, पूर्ण विराम लगाकर यहां दो नदियों की बात करूंगा, यहां पाई जाने वाली कोलंबिया एवं स्नेक, दो नदियां, कोलंबिया एवं स्नेक नदियां इस पठार को जलापूर्ति करती हैं, कोलंबिया एवं स्नेक नदियां इस पठार को जलापूर्ति करती हैं। पूर्ण विराम लगाने के बाद इस नदी पर अवस्थित कूली डैम, ग्रैंड कूली डैम है बेसिकली, इस नदी पर अवस्थित ग्रैंड कूली डैम सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है, सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे क्या? कैस्केड भी वलित पर्वत तंत्र है, जिसमें अभिसारी प्लेट सीमांत के प्रभाव से
प्लेट का विचलन हो रहा है यहां पर। अभिसारी प्लेट सीमांत के प्रभाव से व्हाट, कई जागृत ज्वालामुखी पर्वत, कई जागृत ज्वालामुखी पर्वत। कौन से जागृत ज्वालामुखी पर्वत है? रेनियर, हुड, शास्ता आदि पाए जाते हैं। कई जागृत ज्वालामुखी पर्वत रेनियर, हुड, शास्ता आदि पाए जाते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो। पैरा चेंज करते हुए क्या लिखोगे? यूएसए के पश्चिम में, या दक्षिण पश्चिम कहो, दक्षिण पश्चिम में सियरा नेवादा एवं रॉकी पर्वत के मध्य, कोलोराडो का पठार है। कोलोराडो का पठार है। यह एक शुष्क मरुस्थल है। जहां सोनोरान एवं मुजावे भी कहते हैं इसे, सोनोरान एवं मोहावे जैसे मरुस्थलों की उपस्थिति है। कोलोराडो प्लेटो, सोनोरान एवं मोहावे जैसे मरुस्थलों की उपस्थिति है। पूर्ण विराम लगाओ। व्यापारिक पवनों के अपतटीयता लिखना है। व्यापारिक पवनों के अपतटीयता, कॉमा लगाइए। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा एवं सियरा नेवादा के वृष्टि छाया प्रभाव के कारण इसकी जलवायु उष्ण मरुस्थलीय है। पूर्ण विराम लगाओ। अवस्थिति की दृष्टि से यह एक मध्य पिंड है, मीडियन मास है, या अंतरापर्वतीय पठार है। मीडियन मास को ही अंतरापर्वतीय पठार कहते हैं। यह एक मध्य पिंड है जहां प्रवाहित कोलोराडो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा कैनियन? ग्रैंड कैनियन अवस्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन इसी पठार में है बेटा। ओके, ग्रैंड कैनियन अवस्थित है। पूर्ण विराम लगाकर इसी पैरा में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। इस नदी पर हूबर बांध का निर्माण कर दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मीड तैयार की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील लेक मीड तैयार की गई है। लेक मीड है जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति में किया जाता है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करो। लिखो सियरा नेवादा सोना, चांदी, जस्ता, कोयला का उत्पादक है, जबकि मैं क्या लिखेंगे बेटा? जबकि ध्यान रखें, कोलोराडो पठार में अवस्थित बुटे पर पढ़ते हैं बुट, लिखेंगे बुटे पर पढ़ेंगे बुटे एवं बिंघम की खाने तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। बुट बेसिकली इस समय दुनिया की सबसे अधिक तांबा, लिखेंगे आगे। बुट वर्तमान में, चूंकि कमाटा से भी ज्यादा तांबा उत्पादित करता है बुट वर्तमान में दुनिया का सर्वाधिक तांबा उत्पादित करता है। ठीक है ना। लिखेंगे एरिजोना प्रांत, हालांकि एरिजोना प्रांत की जरूरत नहीं थी, पर न मत लिखो। यहां अवस्थित टक्सन नगर को
कॉपर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कॉपर नगरी, ताम्र नगरी, कॉपर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, कॉपर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो, और पैरा चेंज करते हुए क्या लिखोगे कि कोलंबिया एवं कोलोराडो पठार के मध्य, कोलंबिया एवं कोलोराडो पठार के मध्य, मध्य ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो एवं कोलंबिया पठार के मध्य ग्रेट बेसिन की अवस्थिति है, जहां 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 व्हाट, क्या, जहां उत्तर अमेरिका की सबसे खारी झील, उत्तर अमेरिका की सबसे खारी झील ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स तथा तथा सबसे शुष्क क्षेत्र, ग्रेट साल्ट लेक्स, यस, तथा सबसे शुष्क क्षेत्र, शुष्क ड्राइएस्ट प्लेस, डेथ वैली, डेथ वैली अवस्थित है। ग्रेट लेक्स का मतलब वही लवड़ी झील में ग्रेट साल्ट लेक्स वही है बेटा, ठीक है। क्या लिखोगे यहां पर, डेथ वैली अवस्थित है, पूर्ण विराम लगाकर। यह अमेरिकी महाद्वीप का डीपेस्ट पॉइंट, मतलब निम्नतम बिंदु भी है, निम्नतम या गहरा बिंदु भी है, डेथ वैली डीपेस्ट पॉइंट, निम्नतम बिंदु भी है, पूर्ण विराम लगाओ, पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है। अब पैरा चेंज करो, फिर से पैरा चेंज करो, पैरा चेंज करते हैं, क्या लिखोगे, पश्चिमी कॉर्डिलेरा दक्षिण की ओर, पश्चिमी कॉर्डिलेरा दक्षिण की ओर मैक्सिको तथा, मैक्सिको तथा मध्य अमेरिकी स्थल संधि, मध्य अमेरिकी, मध्य अमेरिकी स्थल खंड तक फैला हुआ है, तक फैला हुआ है, मध्य अमेरिकी स्थल खंड तक फैला हुआ है, जिसे मैक्सिको में, मैक्सिको में सियरा मैद्रे, थोड़ी देर पहले ही देखे हो, सियरा मैद्रे के नाम से जाना जाता है, सियरा मैद्रे के नाम से जाना जाता है। इसमें देखो ये सियरा मैद्रे की अवस्थिति है, पूर्ण विराम, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न है, ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल, लिखो पूर्वी एवं पश्चिमी सियरा मैद्रे के मध्य, पूर्वी एवं पश्चिमी सियरा मैद्रे के मध्य अवस्थित, अवस्थित सियरा मैद्रे के मध्य अवस्थित मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार चांदी, सीसा, जस्ता, चांदी, सीसा, जस्ता उत्पादन के साथ साथ, चांदी, सीसा, जस्ता उत्पादन के साथ साथ गेहूं, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, सोयाबीन आदि उत्पादन के लिए जाना जाता है, आदि उत्पादन के लिए जाना जाता है, पूर्ण विराम लगा दे, फिर लिखे मैक्सिको पठार में अवस्थित, मैक्सिको पठार में अवस्थित चिहुआहुआ, क्या लिखेंगे, ची हुआ हुआ, मैक्सिको पठार में अवस्थित चिहुआहुआ दुनिया में चांदी की दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, चिहुआहुआ दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, पूर्ण विराम लगाकर लिखे मैक्सिको एवं यूएसए, पैरा चेंज कर दो चाहो तो, पैरा चेंज करो, मैक्सिको एवं यूएसए, यूएसए रियो ग्रांडी नदी, ये नदी जो मैंने आपको दिखा था, दिस वन, रियो ग्रांडी, रियो ग्रांडी नदी घाटी द्वारा एक दूसरे से, रियो ग्रांडी नदी घाटी द्वारा एक दूसरे से प्राकृतिक रूप से विभाजित है, एक दूसरे से प्राकृतिक रूप से विभाजित हैं, पूर्ण विराम लगाकर फिर लिखेंगे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, मतलब पश्चिमी कॉर्डिलेरा, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा प्रशांत अग्निवलय पेटी का हिस्सा है, प्रशांत अग्निवलय पेटी का हिस्सा है, जिसमें, जिसमें कई जागृत ज्वालामुखी पर्वत, कई जागृत ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, कई जागृत ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, पूर्ण विराम। फिर अभी बातें समाप्त नहीं हुई, अब जलवायु तंत्र के बारे में बताऊंगा। पर एक बच्चे का प्रश्न है कि ब्राजील सरकार वेपराइजिंग पॉलिसी के तहत वनों का विनाश क्यों करती है, बदमाशी करती है,
बदमाशी है बेटा ये। आप बोलोगे सर कैसी बदमाशी? बेसिकली सरकारें जानबूझकर ऐसा कदम उठाने से कतराती हैं, पर करती क्या है कि हिडनली समर्थन किए रहते हैं कि वहां रहने वाले लोग जंगलों का सफाया कर अगर नई नई मैदान, नई नई भूमि तैयार करेंगे तो उसमें खेती करेंगे। तो खेती करने के उद्देश्य से इनके इस जंगल के सीमांत क्षेत्रों पर रहने वाले लोग धीरे धीरे जंगलों को साफ करते जा रहे हैं और खेती की भूमि तैयार करते जा रहे हैं। तो जंगलों को काटते हैं, विनष्ट करते हैं, विनष्ट करके नई भूमि तैयार करते हैं और उसमें खेती करते हैं। इस उद्देश्य, इस कार्य से वेपराइजिंग पॉलिसी ऐसी है। ये बस थोड़ी करता है, उधर वेनेजुएला भी कर रहा है, उधर कोलंबिया भी कर रहा है, समझ रहे हैं ना, विनाश कर रहे हैं जंगलों का। ठीक, ओके, हम तो चाहेंगे कि बचा रहे जंगल, पर उनके लिए क्या, वहाँ तो उनके पास तो जंगल ही जंगल है, उनका पर्यावरण तो शुद्ध है। तो कहते हैं सबके सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी बस थोड़ी है। दुनिया प्रदूषित करे और ऑक्सीजन हम उत्सर्जित करें, दुनिया प्रदूषित करे और हम वातावरण को शुद्ध केवल हम रखें, ये तो गलत बात है, नाइंसाफी है। तो तुम भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ, ऐसी बात चल रही बेटा, ऐसी बात। ओके, अब एक बड़ी सी बात बता दूं आपको कि जलवायु के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये और भी विलक्षण आपको नजर आएगा। कैसे विलक्षण नजर आता है, देखना ध्यान से। बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा तटीय भाग जो हिस्सा है, ये पूरा आप ऐसा ही कह सकते हैं, पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये जो है दिस वन, यहां पर एकदम उत्तर में तो टुंड्रा जलवायु है। ये वाला जो भाग होगा दोस्तों, यहां पर तो टुंड्रा क्लाइमेट है, बट ये वाला जो भाग है यहां पर टैगा जलवायु पाई जाती है। टैगा क्लाइमेट, साइबेरिया तुल्य जलवायु है। ये वाला जो हिस्सा फिर इसके बाद आता है दिस वन, ये वाला जो हिस्सा आता है दिस वन, आप आओ यहां तक। ये वाले हिस्से में ब्रिटिश तुल्य जलवायु है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। फिर उसके बाद ये कैलिफोर्निया के आसपास वाले जो हिस्से में, पूरा कैलिफोर्निया तक का जो हिस्सा है, यहां पर बेसिकली भूमध्य सागरीय जलवायु है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट है। फिर उसके बाद ये जो हिस्सा बाकी आता है, ये वाला जो हिस्सा आता है, ये पूरा हिस्सा मैक्सिको के इस हिस्से तक का पूरा भाग आता है। यहां आप देखोगे तो ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, डेजर्ट क्लाइमेट है। फिर उसके बाद जो और दक्षिण का हिस्सा आता है, जिसको स्थमस वाला आप हिस्सा कहते हैं, इसके बाद जो इधर स्थमस वाला हिस्सा चला जाता है, सेंट्रल अमेरिका वाला आ जाता है, सेंट्रल अमेरिका वाला जो हिस्सा आ जाता है, अभी आप देखोगे तो नीचे तक यहां पर उष्णार्द्र सागरीय जलवायु है, यहां पर उष्णार्द्र सागरीय जलवायु है, उष्णार्द्र सागरीय जलवायु है, सागरीय जलवायु है, क्योंकि केनी की गर्म जलधारा इसे सालों भर उष्ण भी बनाए रखती है, उष्ण का मतलब गर्म, और आर्द्र भी बनाए रखती है, तो उष्णार्द्र सागरीय जलवायु की प्राप्ति होती है। तो ऐसे उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे तो यहां भी जलवायु विविधता अत्यंत ही जबरदस्त है। तो पैरा चेंज करते हुए लिखना है जलवायु विविधता, जलवायु विविधता। हिना परवीन, ईद किस दिन मना रहे हैं बेटा, थोड़ा मुझे भी इन्फॉर्म करो, ईद का सेलिब्रेशन किस दिन है? हो सकता है कि आपकी छुट्टी रहे ईद के दिन, मुझे पता नहीं है, मेरे पास भी मैसेज आता है लास्ट में तभी पता चलता है, पर हो सकता है कि छुट्टी रहे, तो बताना चाहिए। इस ईद का सेलिब्रेशन कब है, मंडे है, ट्यूसडे है, संडे है, कब? ठीक है, जलवायु डाल दिया हेडिंग, तो लिखेंगे सभी। अलास्का, ऐसा लिखो लिखो उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश, मंडे को है, ओके। तो क्या लिखा आपने, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश भी जलवायविक दृष्टिकोण से अत्यंत विलक्षण है, अत्यंत विलक्षण है। जैसे उत्तर से दक्षिण क्रमशः अलास्का के समीप टुंड्रा एवं टैगा जलवायु, अलास्का के समीप टुंड्रा एवं टैगा जलवायु, ठीक है। फिर लिखेंगे, कॉमा लगा दें, पूर्ण विराम लगा दें, लिखेंगे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के समीप, वैंकूवर आइलैंड वगैरह सब उसी में आ जाएंगे, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के समीप ब्रिटिश तुल्य जलवायु, कौन सी जलवायु यहां पर, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, यहां ब्रिटिश तुल्य जलवायु होगी, पूर्ण विराम लगाइए। तो लिखेंगे यूएसए के कैलिफोर्निया तट के समीप भूमध्य सागरीय जलवायु, पूर्ण विराम लगाओ या कॉमा लगाओ, भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर क्या लिखेंगे, मैक्सिको के समीप उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो इसके दक्षिण में मध्य अमेरिकी स्थल संधि में उष्णार्द्र सागरीय जलवायु पाई जाती है, पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करेंगे, मध्य अमेरिकी देश एवं कैरेबियाई द्वीप,
कैरेबियाई द्वीप, गन्ना चुकंदर, गन्ना चुकंदर, केला, केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से मध्य अमेरिकी देशों, जिसमें से मध्य अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्था केला निर्यात पर निर्भर होने के कारण, केला निर्यात पर निर्भर होने के कारण इन्हें हम बनाना कंट्री कहते हैं, इन्हें हम बनाना कंट्री कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बनाना कंट्री। ये बनाना कंट्री कहलाते हैं, बनाना कंट्री कहते हैं। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखेंगे, फिर पैरा चेंज करो। कैरेबियाई द्वीपों, कैरेबियाई द्वीपों अर्थात वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, कैरेबियाई द्वीपों अर्थात वेस्ट इंडीज द्वीप समूह को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर वन दिस वन, ग्रेटर एंटिलीज, और नंबर टू लेसर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज और नंबर टू लेसर एंटिलीज। एंटिलीज पूर्ण विराम लगाएं, लिखें इन द्वीपों की अर्थव्यवस्था में, इन द्वीपों की अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में मत्स्यन क्रिया का भी, मत्स्यन फिशिंग, मत्स्यन क्रिया का भी महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्ण विराम लगाओ। एक बात और लिखो अबाउट द कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बारे में लिखें, लिखो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया पश्चिम अमेरिका का, पश्चिम अमेरिका का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत है, सर्वाधिक समृद्ध प्रांत है कैलिफोर्निया। हम बात अभी कर रहे हैं केवल कैलिफोर्निया की, गरीब तो यहां कोई नहीं है, पर इसकी बात अगर हम करें, सर्वाधिक समृद्ध प्रांत है, समृद्ध प्रांत। पूर्ण विराम लगाकर आगे बात करते हैं। लिखो भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण, भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण, जलवायु के कारण यहां उत्तर अमेरिका की सर्वाधिक फलोद्यान कृषि, उत्तर अमेरिका की सर्वाधिक फलोद्यान कृषि, फलोद्यान कृषि एवं दुग्ध, सर्वाधिक तो नहीं पर एवं ऐसा लिखो, दुग्ध उत्पादन कार्य किया जाता है, दुग्ध उत्पादन कार्य किया जाता है। पूर्ण विराम लगाकर यहां इस भाग में दो नदियां हैं, एक का नाम है सैन जुआक्विन और दूसरे का नाम है सैक्रामेंटो, तो लिखेंगे यहां सैन जुआक्विन, जुआक्विन एवं सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो नदी घाटियों से, नदी घाटियों से जलापूर्ति के साथ साथ पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, जिनके मुहाने पर, जिनके मुहाने पर सैन जोस एवं सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस एवं सैन फ्रांसिस्को जैसे नगर अवस्थित हैं। कुछ नगर अपने आप में महत्वपूर्ण, जिनके बारे में दो तीन बात लिखा दो सर। सैन जोस एवं सैन फ्रांसिस्को जैसे नगर अवस्थित है। पूर्ण विराम लगाकर सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहलाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सिलिकॉन घाटी कहलाता है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो कैलिफोर्निया के दक्षिणी हिस्से में, कैलिफोर्निया के दक्षिण हिस्से में अवस्थित लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स फिल्म सिटी कहलाता, हॉलीवुड यहीं पर है, फिल्म सिटी कहलाता है। जबकि लॉस वेगास को, लॉस वेगास की अवस्थिति है इसके पास, लॉस वेगास तट पर नहीं अंदर है, जबकि लॉस वेगास को कैसीनो सिटी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का ये जुआ घर कहलाता है, कैसीनो सिटी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, कैसीनो सिटी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। पूर्ण विराम। सैन डियागो एक और नगर है, उसको भी लिखा देता हूं, सैन डियागो शिप बिल्डिंग मतलब जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है,
के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना लॉस वेगास अंदर है या नहीं है, कैलिफोर्निया में नहीं। और भी सही बताएं तो लॉस वेगास पड़ता है नेवादा में। लॉस वेगास की अवस्थिति नेवादा में पड़ती है, कैलिफोर्निया और नेवादा के बॉर्डर क्षेत्र में पड़ती है, अंदर है, तट पर नहीं है, पर उसको भी लिखा दिया क्योंकि उसके समीप ही है, ऐसा समझो लॉस वेगास। ऐसा अगर इस मैप में दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर लॉस एंजल्स है तो ये है लॉस वेगास, और लॉस वेगास की अवस्थिति नेवादा प्रांत में पड़ती है। ठीक है, बस इतनी बात है बेटा, इतनी बात है, पूर्ण विराम, बात समाप्त। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और ये सारा हिस्सा, मध्य अमेरिका का ये हिस्सा आज की इस कक्षा में यहीं पर समाप्त हुआ। 2 घंटे की क्लास कैसे समाप्त हो जाती है सच बताऊं दोस्तों तो आपके साथ हंसते खेलते बात करते पता भी नहीं चलता। पर ये जरूर है कि 2 घंटे में जब पूरी बात पूरी नहीं हो पाती तो कई बार लगने लगता है कि यार थोड़ा मैपिंग की क्लास अब लेट हो रही है, समय थोड़ा संस्था से पर्याप्त मिला है, संस्था से ऐसी कोई कमी नहीं, पर जो मिला है उसमें लगता है चीज़ें पूरी ना हो पाएंगी। कोशिश करूंगा कल से और ऐसे 5-5, 7-7 मिनट की क्लास बढ़ाता रहूं ताकि सब चीज़ें आपको दे पाऊँ। दोस्तों पढ़ते रहिएगा, बस ध्यान रखिए कि 2 चीज़ें हैं। कल से शक्ति उपासना का महापर्व नवरात्रि आरंभ हो रहा है। कल संडे है, कल तो क्लास नहीं ही होगी, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं इस पर्व की। आप सबने जैसा मुझे सूचित किया कि ईद मंडे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो बंधुत्व, भाईचारे, प्रेम, सद्भाव, सौहार्द का यह महापर्व ईद की भी आप सभी को मुबारकबाद दोस्तों, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। ये दोनों महापर्व अपने आप में अनोखे हैं, शक्ति पर्व हैं, दोनों शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, आत्मीयता, आत्मभाव हम सब पर संचार करते हैं। तो इन महापर्वों की दोस्तों ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बढ़िया से सेलिब्रेट करिएगा। मंडे मुझे ज्ञात नहीं है मंडे क्लास है या नहीं है, नहीं अभी किसी को जानकारी नहीं है, मैसेज जब हेड सेंटर से आएगा उसके बाद ही पता चलेगा बेटा। क्लास होगी तो नहीं होगी तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं जरूर स्वीकार करना दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।